हेलो, वेलकम बैक। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं। इसमें आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, जिसको सिंपल रूप से गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। और अगर गैल्वेनोमीटर का नाम नहीं सुना होगा तो ऐसा तो ज़रूर है कि ये मीटर या वोल्ट मीटर। तो ये मीटर और वोल्ट मीटर जो होते हैं वो गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में कर देने से सेम इंस्ट्रूमेंट वही होते हैं जैसे वो गैल्वेनोमीटर होते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर को कुछ ऐसे आप टेक्निकली रूप से मॉडिफाइड कर देते हैं तो ये मीटर और वोल्टमीटर बन जाते हैं। वोल्टमीटर के कंसेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वोल्टमीटर के कंसेप्ट से पहले कुछ उसमें टॉर्क लगते हैं जिसके कारण डिफ्लेक्शन होते हैं उसके नीडल में। और वो जो टॉर्क होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उस टॉर्क को हम पढ़े नहीं हैं। इस टॉर्क की बातों को समझने के लिए इलेक्ट्रोस्टैट में भी टॉर्क आया था। तो क्या सेम टू सेम वही टॉर्क है? तो उसमें जो था वो इलेक्ट्रोस्टैट से, इलेक्ट्रिक फील्ड से टॉर्क लगते थे, जिसको डाइपोल मोमेंट ऐसे ऐसे कुछ टर्म आए थे। तो ये तो याद ही होगा, जैसे मान लेते हैं कि टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ऐसे कुछ आया था। लेकिन इसमें भी ये टाउ आने वाला है, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, जिसको बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। और इंग्लिश नेम जो है इसका टॉर्क है। तो ये टॉर्क फिर से आने वाला है, लेकिन ये अब मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका यूज जो है गैल्वेनोमीटर में कैसे होगा। ठीक है, देखिए सिंपल रूप से हम इसके लिए लीनियर मोशन में जाना चाहेंगे। पढ़ने वाले क्या है कि अगर फोर्स जो है आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मान लेते हैं F, हो सकता है इस बॉडी को ये डिस्प्लेस करे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है, तो आपका फोर्स रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है कि कम है, डिपेंड उस पर करता है। लेकिन अगर कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये कुछ आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सॉरी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट को आप फिक्स कर दिए हैं। ऐसा ही हो सकता है, मान लेते हैं कि ये मार्कर है, बीच में आप होल कर दिए हैं, ये मार्कर जो है मूव कर सकता है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो अगर इस मार्कर में बीच में आप होल कर दिए और इसको फिक्स कर दिए एक जगह, तो फिक्स करने का मतलब अगर इस पे ऊपर फोर्स लगाएं, इस पे नीचे फोर्स लगाएं, इसका मतलब क्या है कि इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है, इस पे नीचे फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि अब ये जो है लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? तो आप अगर होल करके इसमें अंदर फिक्स कर दिए हैं तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा सेम पॉइंट पर। ऐसा ही कुछ गैल्वेनोमीटर के अंदर के कंस्ट्रक्शन में होते हैं, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ये टॉर्क, बल आघूर्ण क्या चीज होते हैं। तो बल आघूर्ण जो होता है एक कपल फोर्स में लगते हैं, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर या फिर मोटर वगैरह के कंस्ट्रक्शन को देखिए तो साइड साइड से आपको दो चुंबक लगे रहते हैं। इसके बाद चुंबक क्या करते हैं, तो वो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करते हैं, और चुंबक के बीच में जो रहते हैं वो रेक्टेंगुलर कॉइल लगे रहते हैं। बहुत सारे स्मॉल 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 पीसेस को, रेक्टेंगुलर कॉइल को आप फॉर्मेट में लगा देंगे तो वो सिंपल ऐसे लगेगा देखने में कि हाँ ये पूरा का पूरा गोल है। लेकिन ये इस तरह से स्मॉल स्मॉल पीसेस रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से हो गए, एक आयताकार लूप ये हो गया, सेम उसी तरह एक आयताकार लूप ये हो गया। तो ये एक जगह से फिक्स रहते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसा है। जैसे मान लेते हैं एक आयताकार लूप ये हो गया। तो इन दोनों को इसी तरह स्मॉल 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 जो पीसेस रहते हैं किसके, तो रेक्टेंगुलर लूप के, उस पे आपको बाइंडिंग किए हुए रहते हैं। किसका, तो आप जिसको नॉर्मल रूप से कॉइल बोलते हैं, ये एक प्रकार का कंडक्टिंग वायर रहते हैं। तो इस तरह से रिलेटेड आपको एनालिसिस करने हैं। लेकिन थोड़ा सा पिछले चैप्टर से आपको याद दिला दें कि जो टॉर्क लगा करता था, जो टाउ था, वो F इंटू आर परपेंडिकुलर था। क्या था? F इंटू आर परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि अगर इस पे ऊपर F1 लग रहा है, इस पे नीचे F2 लग रहा है, इस मीन पोजीशन से आप जिस पॉइंट को फिक्स किए हैं, किस पॉइंट को आप फिक्स किए हैं कि उसी पॉइंट से मूवमेंट कर सकता है। तो ये जो r डिस्टेंस है इसका, अगर मान लेते हैं कि ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, तो जो टाउ नेट रहेगा वो लगेगा क्या, F1 इंटू R1
लेकिन इसके बीच का एंगल 90 रहना चाहिए, प्लस F2 इंटू R2, ऐसा ये टॉर्क लगेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को हम आज स्टडी करेंगे, और इसका मतलब ये है कि आज का कंसेप्ट जो है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, बहुत सारे केसेस में, गैल्वेनोमीटर के केसेस में आपको इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो थोड़ा सा क्लियर रूप से ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले ये कि ये तो हम बता चुके हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो होता है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। कैसे लेंगे? अट्रैक्टिव। लेकिन यहीं अगर डायरेक्शन निगेटिव हो गया तो कैसा लगेंगे? रिपल्सिव लगेंगे। ठीक है, अगर इस रिपल्सिव वाले केस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो अगर हो सकता है ऐसे इसको इसमें कर दें कनेक्शन, तो ये करंट इधर जाएगा, लेकिन अब जो करंट बचेगा वो अगर I1 इसमें जा रहा है तो यही I1 इधर आएगा, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं? ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना इधर जाएगा उतना इधर सेम टू सेम फ्लो होगा करंट का। तो इस तरह के केसेस, रिपल्सिव वाले केसेस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बस रिपल्सिव वाले केसेस में हम क्या ऐड कर दिए, तो इस वायर को इधर कनेक्शन कर दिए, फिर से इसको इस तरह बना दिए। ठीक है, इसको फिक्स करेंगे, यही एक्सिस ऑफ मेरा रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन रहा है। इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल होंगे वो मूवमेंट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा जो गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिव रीडिंग है वो डिफ्लेक्ट होने लगा। तो चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगुलर लूप का शेप मानना पड़ेगा कि हाँ रेक्टेंगुलर लूप मेरा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं रेक्टेंगुलर लूप। ये A B C D, इसमें जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है, I और ये I। ठीक है, इसका ये वाला जो साइड है उसको मान लेते हैं A है, और ये वाला जो साइड है उसको मान लेते हैं कि B है। ठीक है, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। ठीक है, मेरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि इधर नॉर्थ हो गया और एक जो हो गया इधर साउथ हो गया, अगर इस तरह से कुछ है तो, ओ सॉरी, ये साउथ पोल हो गया, साउथ ध्रुव हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वो किधर से किधर जाएंगी? तो नॉर्थ से टू साउथ। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा, वो चुंबक में किधर से, चुंबक के बाहर जो होता है किधर से किधर होता है? तो नॉर्थ से साउथ की ओर। ये 10th क्लास की बातें हैं। ठीक है, तो 9th 10th में ये सब पढ़ना होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है वो किधर से किधर रहता है। तो नॉर्थ से जो होता है निकलता है, और साउथ ध्रुव पर जो होता है वो इंटर करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक कंसेप्ट को डेवलप कर लेते हैं। क्या कि माना कि ABCD एक बंद परिपथ है जो नॉर्थ तथा साउथ ध्रुवों के बीच लटका है। ये लटकने का मतलब ये है कि ये फ्री रूप से आपको फिक्स है। अब देखिए ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब कि इसी एक्सिस के थ्रू इसको इस दोनों चुंबक के बीच में मूवमेंट करना है। ये मूवमेंट कैसे करेगा? जैसे मान लेते हैं कि ये जो है कुछ ऐसे है, मान लेते हैं कि ये वाला हो गया, अभी तो इस तरह है। अब मूवमेंट जो करेगा इस फिक्स एक्सिस के थ्रू ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा। कैसे कैसे रिवॉल्व करेगा? ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, इधर जो है नॉर्थ पोल है, इधर जो है साउथ पोल है।
मैग्नेटिक फील्ड जो होगा नॉर्थ से साउथ रहेगा, तो मूवमेंट कैसे करेगा, ऐसे 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 कुछ मूवमेंट में ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो नॉर्थ टू साउथ। किधर होगा, नॉर्थ से साउथ, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपका है वो किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में है। बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में है और ABCD एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसमें आपको जो होता है करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी नॉर्थ से साउथ होगी। ठीक है, एक एक बार में ये देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ अगर बी मैग्नेटिक फील्ड है तो इस परिपथ में, इस परिपथ में, इस परिपथ में, इस विद्युत धारा, जैसे ये वायर हो गया AB, जो विद्युत धारा तार हो गया, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या इस पर फोर्स लग रहा है, या फिर इस पे लग रहा है, या फिर इस पे लग रहा है, या फिर इस पे लग रहा है? तो बारी बारी से हम चारों इस धारावाही तार को लेंगे कि किस में फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्स को देखेंगे कि क्या वो फोर्स ऐसे हैं कि इन कॉइल को डिफ्लेक्ट कर दें। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि इस कुंडली से वो दूर जाना चाहते हैं, या फिर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो मूवमेंट करेंगे। तो AB, सबसे पहले ये देखते हैं कि AB तार, धारावाही तार AB के कारण चुंबकीय बल, क्योंकि इस जो क्लोज्ड परिपथ है इस पर कोई बल लगेगा तभी तो यह मूवमेंट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना बल लगे या फिर बिना टॉर्क लगे ये मूवमेंट में आ जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इस पे ये देखते हैं कि कौन सा बल लग रहे हैं, क्या ये टॉर्क लग रहा है या फिर चुंबकीय बल लग रहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि AB तार पर जो लग रहा है वो चुंबकीय बल कितना है। तो AB तार पर जो चुंबकीय बल का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, I L क्रॉस B। ठीक है, L किसको हम मानना सिखाए थे कि जिधर आपको जा रहा है करंट उस डायरेक्शन को L का सदिश मानिए, और जो B तो मेरा फिक्स है। तो देखिए इधर जो है मेरा B है, ठीक है, और L जो है ऊपर की ओर है। ठीक है, तो L क्रॉस B करना सिखाए थे कैसे, राइट हैंड थंब रूल। तो L की डायरेक्शन में आप रखिए अपने हथेली को, किधर घुमाइए, B की तरफ, अंगूठा किधर गया, अंदर। तो जो L क्रॉस B F जो आया वो किधर आया, तो I L B साइन थीटा, साइन तो 90 होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर आया, तो अंदर की ओर आया। किधर आया, अंदर की ओर आया। ठीक है, सिमिलरली सेम टू सेम धारावाही तार AB हो गया, BC के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, तो F इक्वल टू I L क्रॉस B। अब यहाँ पे क्रॉस है, इसका मतलब साइन थीटा आएगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो ये B है और इसी डायरेक्शन में किधर हो गया, यही वाला L हो जाएगा। तो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो L क्रॉस B इसको एक्सपेंड कीजिए, I इक्वल टू F इक्वल टू I L B साइन 0 डिग्री। ये तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा क्योंकि ये साइन 0 है, तो साइन 0 का मतलब 0। ठीक है, सेम उसी तरह अभी जो है दो वायर और हैं, कौन कौन से, C और D एंड A और D। तो CD के कारण चुंबकीय बल, CD के कारण क्या होंगे, तो फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। इधर जो है B है और नीचे की डायरेक्शन में क्या है, नीचे की डायरेक्शन में जो है वो है L। तो F इक्वल टू क्या होंगे, I L क्रॉस B। तो L नीचे है, L नीचे, इसके बाद B की तरफ घुमाइए, किधर उठाया, बाहर की ओर आया, मतलब F इक्वल टू I L B किधर आया, बाहर की ओर आ गया, किधर आया, बाहर की ओर आ गया। ठीक है,
तो ये ध्यान देना है कि ए बी के कारण एंड सी डी के कारण, ए बी के कारण जो चुंबकीय बल आया वो अंदर की ओर आया, लेकिन सी डी के कारण जो चुंबकीय बल आया वो किधर आया, बाहर की ओर आया। सेम उसी तरह एक और वायर बचा है, कौन सा, सी और ए के कारण, सी ए के कारण F इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, यही चुंबकीय बल है। F इक्वल टू हो गया, इसमें साइन 0 होगा, जैसे मान लेते हैं कि इधर जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी 180 होगा, इधर जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इधर क्या हो गया, L हो गया, तो साइन 180 क्या होगा, 0। तो सी डी के कारण भी बल 0 लगेंगे, डी ए के कारण, किसके कारण, डी ए के कारण, क्योंकि डी और ए इधर हो गया लेंथ, और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मतलब सिंपल यहाँ देख लीजिए, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, एल हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, तो 180 डिग्री है, तो साइन 180 जो होगा वो 0 होगा। तो इसके कारण एंड इसके कारण जो चुंबकीय बल है वो 0 है, लेकिन इसके कारण एंड इसके कारण जो है चुंबकीय बल जो है कितना आया, आई एल इंटू बी, ठीक है। एल के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो एल के जगह पे इस ए एंड बी का लेंथ है, तो ए और बी का लेंथ कितना है, तो बी है, और सी और डी का लेंथ कितना है, तो बी है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, कुल बल जो कितना होगा, रफ कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, कुल बल जो होगा वो कितना होगा, तो इसके कारण ये अंदर की ओर है, ये और बाहर की ओर है। अंदर की ओर और बाहर की ओर का मतलब ये है कि ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। एक डायरेक्शन में लाने के लिए हम क्या बोले थे कि सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डायरेक्शन जो है 180 से रोटेशन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो इंटरचेंज कर जाएगा, तो आई एल बी और माइनस आई एल बी। एल के जगह पर हम क्या लिखना बताए थे, तो वो आई बी, क्योंकि एल जो है ये वाला लेंथ है, तो इस वाले लेंथ को हम बी कंसीडर कर चुके हैं, माइनस आई बी, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब जो नेट फोर्स है एफ नेट जो है वो कितना है, 0 है। एफ नेट 0 है, इसका मतलब ये कि अगर जो कुल बल जो है अगर 0 लग रहे हैं तो ऐसा बात है कि ये मूवमेंट तो कर नहीं सकता है, लेकिन ये जो बल है वो एक दूसरे पर कुछ डिस्टेंस पर लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो देखिए कैसे, ये जो है नीचे की ओर लग रहे हैं, ये कौन सा लूप था, तो ए बी लूप था। ए बी लूप पर, ए एंड बी लूप पर बल जो है नीचे की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है जी, नीचे की ओर लग रहा है। F1 मानते हैं इसको। इस पर जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, तो ऊपर की ओर लग रहा है, F2, ठीक है। मतलब सिंपल ये समझिए कि ये इस तरह का रेक्टेंगुलर लूप है, उसमें इस वाले पोर्शन पर ऊपर की ओर बल लग रहा है, इस वाले पोर्शन पर नीचे की ओर बल लग रहा है। अगर बीच वाले पोर्शन को हम फिक्स कर दें किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस पर तो नीचे लग रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि देखिए इस पर ऊपर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इस पे नीचे फोर्स लग रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, तो ये इन दोनों फोर्स के कारण बीच वाला एक्सिस अगर फिक्स कर दें तो इन दोनों फोर्स के कारण ये यहीं पर मूव करना स्टार्ट करेगा। कैसे, तो ऐसे मूव करेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स, ये ऊपर ये नीचे, तो ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये फोर्स तो लगाएगा। फोर्स लगाए तो क्या करेगा, मूवमेंट में आएगा। तो मूवमेंट में आएगा, इसका मतलब ये है कि इस पे जो है टॉर्क लग रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉर्क है वो कुछ दिशा में लग रहे हैं। जैसे देखिए इसका टॉर्क जो है वो कैसे लग रहा है, एक बार फिगर से इसको रफ कर लीजिएगा, सॉरी कॉपी कर लीजिएगा। ये जो फोर्स हैं कुछ ऐसे लग रहे हैं, मान लेते हैं कि इस तरह के लूप हो गए। एक बार थोड़ा सा और फिगर बना देते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी एंड डी, इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो फोर्स लग रहे हैं वो इसका मतलब ये है कि इस पर जो है नीचे की ओर लग रहे हैं फोर्स, एंड इस पर जो है ऊपर की ओर लग रहे हैं फोर्स। तो अगर ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका फिक्स है, तो
तो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये अपना उसमें घूमना स्टार्ट करेंगे। घूमना स्टार्ट करेंगे तो जो टॉर्क था वो टॉर्क का अब कंसिडरेशन आ जाएगा, क्योंकि जो टॉर्क है वो दो फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ डिस्टेंसेस पे लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे से अपोजिट है। तो टॉर्क का यही कंसेप्ट होता है क्या कि आपको फोर्स लगने चाहिए, लेकिन उन दोनों के बीच परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होना चाहिए उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ध्यान में रखा जाए। तो टाउ जो होगा वो F1 इंटू R1 R परपेंडिकुलर ड्यू टू 1 प्लस F2 इंटू R परपेंडिकुलर ड्यू टू 2। ठीक है, मतलब एक इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। ठीक है, इन दिनों के बीच जो डिस्टेंस था वो कितना था, a था। बीच वाले पोर्शन से आप मिड में कट करेंगे तो a/2 आएगा, मतलब कुछ ऐसे आएगा। देखिए ये जो है इधर जो है b है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से आपको कुछ एक मैग्नेटिक डाइपोल का कंसेप्ट डेवलप होगा, जिससे अगर मान लेते हैं कि m से एंगल जो है थीटा है, ये वाला पोर्शन जो है a/2 है। कौन सा पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन a/2 है, क्योंकि टोटल जो इस कॉइल का जो ये BC है उसको आप a मान चुके हैं। तो बीच वाले पोर्शन से जहां आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से इधर a/2 होगा और इधर a/2 होगा। ठीक है, ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। ठीक है, अब जो है हमको चाहिए क्या कि फोर्स से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है वो a/2 इंटू साइन ऑफ थीटा आता है। तो सबसे पहले फोर्स को लिखें। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आया था, तो फोर्स का इक्वेशन आया था F इक्वल टू आई BB साइन ऑफ थीटा। अगर ये बात अलग की बात है कि जो साइन थीटा अगर 90 डिग्री है तो हम उसको बस I B और B लिखे थे, लेकिन एक्सप्रेशन तो यही होता है क्या, F इक्वल टू आई L क्रॉस B। ये अलग की बात है कि आपका थीटा 90 है तो बस सिंपल हटाकर आई L इंटू बी लिखते हैं, क्योंकि 90 का वैल्यू 1 होता है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसी प्रकार से टाउ जो है इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जो है इलेक्ट्रोस्टैट में बताए थे कैसे कि अगर दो इक्वल फोर्सेस हैं, ठीक है, कुछ दूरी पर लग रहे हैं लेकिन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो ऐसा लगेगा कि आपको फोर्स तो कपल में लग रहे हैं, मतलब एक बल का जोड़ा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे एक तो नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, तो क्या करेगा कि इस मान लेते हैं कि ये आपका हिंज है, ये आपका फिक्स पोजीशन है, तो क्या करेंगे ऐसे ऐसे इसका रोटेशन करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट जो होते हैं वो इसको बोलते हैं टाउ, और बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं टॉर्क। आर परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा वो a/2 इंटू साइन ऑफ थीटा आएगा। तो f का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर क्या, f इक्वल टू आई L क्रॉस B इंटू a/2 साइन थीटा प्लस F2 का भी वैल्यू आएगा। F2 का वैल्यू जो अब निकाले थे वो देख लीजिएगा क्या, आई L क्रॉस B इंटू a/2 इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले कि L के जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, L जो है ये लेंथ है, लेंथ को हमने मान चुका है कि ये है B है, तो L के जगह पर आप B से रिप्लेस कर सकते हैं। जो टाउ आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आई B इंटू a/2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस आई B इंटू आई L के जगह पर B इंटू a/2 इंटू साइन ऑफ थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो टाउ आएगा वो क्या आएगा, आई B और a/2 ये तो ऐड हो जाएगा, तो बस a होगा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब थोड़ा सा एक बार और इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं, आई AB इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। AB क्या होता है, AB जो होता है अगर कोई रेक्टेंगुलर लूप है तो अगर लेंथ जो है
वो b है, अगर ब्रेथ जो है वो a है, मतलब लंबाई अगर मान लेते हैं कि l है, अगर a है b है, और अगर चौड़ाई जो है a है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है वो क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है। तो जो टॉर्क आ गया मतलब आई ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ए क्या है, ए जो है ए इंटू बी है, मतलब एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। इस जो आयताकार आप परिपथ बनाए हैं उसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल वेक्टर भी निकलता है, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश निकालने के लिए सबसे पहले आप राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट हो रहा है, तो करंट इधर से इधर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट होता है उसी तरफ अपने चारों फिंगर्स को कर्ल कीजिए। जिधर अंगूठा का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वही होगा क्षेत्रफल सदिश। क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश ये ए है, तो टाउ इज इक्वल टू आई ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको रफ कर देते हैं। जो टॉर्क है वो आ गया आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब जो है आई इंटू ई जो होता है मैग्नेटिक चुंबकीय डाइपोल होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे आई इंटू ए जो होते हैं वो एम जिसको डिनोट किया जाता है, वो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। इसका डायरेक्शन जो होते हैं वो सिंपल रूप से आप जिस तरफ एरिया का डायरेक्शन होगा, इस रेक्टेंगुलर रूप के एरिया का जिस तरफ डायरेक्शन होगा, तो उसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल रूप से आप जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर आपका चारों फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जिधर आपका अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो जो एरिया होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, जिधर एरिया सदिश होगा उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो आई इंटू ए को आप मान लेते हैं कि एम है। इसको रफ कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको उबाऊ लग रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हैंड को कर्ल करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि कर्ल करने से आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि हाँ, ये कर्ल करने के बाद सिंपल रूप से डायरेक्शन किधर आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इसी तरह बस घुमाते रहते हैं, नहीं, किसी तरह घुमाइएगा तो डायरेक्शन का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे ए क्रॉस बी होते हैं, बी क्रॉस ए, ये कोई जरूर, ये अलग, दोनों अलग अलग बातें हैं, निगेटिव का फर्क होता है। एम इक्वल टू ये, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, क्या, यदि फेरों की संख्या n हो तो अगर इस रेक्टेंगुलर लूप पर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, मतलब n फेरा अगर उस पर बाइंडिंग किया हुआ है इस रेक्टेंगुलर लूप पर, तो जो m होगा वो होगा ni इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो NIA, मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स है। मतलब n क्या है, n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब कि कितना इस रेक्टेंगुलर लूप पर आप कितना वायर को आप बाइंडिंग कर सकते हैं, कितना लूप बना सकते हैं, कितना आप फेरा उस पर लगा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो m के जगह पर IA के जगह पर क्या पुट करते हैं, m पुट करते हैं। जो टॉर्क है वो आ गया कितना, जो टाउ है वो आ गया m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ये पता है कि m जो है एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इसका भी, अगर ये वेक्टर है, क्यों, क्योंकि जो एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, उधर ही क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। तो ऐसे कर सकते हैं। तो जो टाउ आ गया इक्वल टू m क्रॉस v, क्योंकि साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो जो टॉर्क है, बल आघूर्ण जो है वो m क्रॉस v, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड
दोनों का क्या होते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल इक्वेशन है, जिसको टाउ इक्वल टू एम क्रॉस भी बोलते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टेट में भी आया था ये टर्म, पी क्रॉस ई के टर्म। कैसा आया था, पी क्रॉस ई के टर्म में, जैसे ये था पी क्रॉस ई। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टेट में आया था, लेकिन इसमें जो है एम क्रॉस बी होते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, संख्या, फेरों का संख्या अगर बढ़ा दिए जाएं तो एम बढ़ जाएगा। अगर एम बढ़ जाएगा उतना ही जितना ज़्यादा एम बढ़ेगा उसी इफिशियंसी में आपका टाउ बढ़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं इस टॉपिक से हट के, आप इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा ये देखिए कि अगर मान लेते हैं कि आपको मोटर या फिर कुछ उस तरह के चीज़ों को बनाना है, तो ऐसा माना जाता है कि जितना हैवी मोटर्स रहते हैं उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं। मतलब कि एक इतना बड़ा मोटर ले लीजिए, एक इतना बड़ा मोटर ले लीजिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है अगर नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे, अगर एन बढ़ेंगे तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ाने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा टॉर्क रहेगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रेंथ रूप से वो मूवमेंट करेंगे। मतलब कि मोटर अगर हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, वो ज़्यादा टॉर्क लगाएंगे। ज़्यादा टॉर्क लगाएंगे तो आपको वो जो होते हैं ज़्यादा नंबर ऑफ इफिशियंट, आपको जो भी कार्य करने होंगे आपको एफिशिएंट रूप से एनर्जी देंगे। भले ही आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसा एनर्जी तो नहीं बन जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई जनरेटर वगैरह हैं तो आपको वो तो सबसे पहले वो तो कैसा एनर्जी देता है, तो सबसे पहले वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन आपको मैकेनिकल एनर्जी तो चाहिए नहीं, आपको जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाइए, डायनेमो लगाइए, जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को वो कन्वर्ट कर देते हैं, जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके बाद जो है अगला टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। अब एक दो टॉपिक हैं इसमें बचे हुए, जैसे सोलोनाइड हो गए, टोराइड हो गए। बस गैल्वेनोमीटर के बाद दो टॉपिक और है, सोलोनाइड एंड टोराइड, बस छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। अगले वाले चैप्टर में जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से रिलेटेड कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।